हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का हेल गार्डन में एक बार फिर से स्वागत है। यह BTTH नोवेल का एपिसोड नंबर 231 और इसमें जियानस फोर्थ तियानजुन की मार मार के बिल्ली बनाने वाला है। याना लाइंस और प्रोफाउंड लाइंस के बीच में जो फाइट चल रही है वो भी इसी के साथ एंड हो जाएगी। अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जैसे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस आपके पास लगातार पहुंचते रहे। चलो अब जानते हैं कि पिछले पार्ट में क्या हुआ था। पिछले पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं जियान और 9 तियानजुन को। हालांकि जियान ने जिस तरीके से शीटियान को हरा दिया था, 9 तियानजुन को ये तो समझ में आ गया था कि जियान की पावर बढ़ चुकी है, बट एग्जैक्टली जियान की कल्टीवेशन कहाँ तक पहुंची है इसके बारे में उसके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इस वजह से वो जियान को अंडर एस्टिमेट करके उससे रिडिक्यूल भरी बातें करने लगता है। खैर जियान को ज्यादा बकवास सुनने की आदत नहीं थी, इस वजह से इन दोनों के बीच की फाइट काफी जल्दी शुरू हो जाती है। दोनों के बीच होने वाली पहले एक्सचेंज में ये बात क्लियर हो जाती है कि कौन सुपीरियर है। जियान के की पंच में 9 तियानजुन पीछे चला गया था। एट द सेम टाइम उसके मुंह से खून बाहर आते हुए देखते हैं। हालांकि उसके बाद भी वो कई टेक्निक्स यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन एट द एंड वो जियान का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। फाइनली जियान यूज करता है अपनी टियान क्लास की 2 स्किल, जिसका नाम होता है ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम। क्योंकि पहले जियान बस 5 स्टार दोजन पे था, इस वजह से तब के ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को 9 तियानजुन फोर्सफुली इंड्योर कर लेता था। लेकिन अब क्योंकि जियान की स्ट्रेंथ ऑलरेडी उस 9 तियानजुन से थोड़ी आगे जा चुकी है, इस वजह से अपनी तरफ आगे बढ़ रहे ब्लैक लाइट सर्कल को देख के 9 तियानजुन की रूह बाहर आ जाती है। वो फाइनली रियलाइज करता है कि जियान की स्ट्रेंथ 8 स्टार दोजन के पीक पे पहुंच चुकी है। जब उसे लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा, फाइनली वो 4 तियानजुन को समन करता है। जैसे वो कहता है फोर्थ ब्रदर सेव मी, नीचे का बैटलफील्ड बीच में ही फट जाता है। एक बहुत ही बड़ा डीप अबिस रिवील हुआ था जो कि खून से भरा होता है। लेकिन जियान डिसाइड कर चुका था कि आज 9 तियानजुन नहीं बचने वाला, इस वजह से वो अपनी पूरी पावर का यूज करके 9 तियानजुन को खत्म कर देता है। इसी मोमेंट में वो 4 तियानजुन अपने आप को रिवील करता है। इसका नाम होता है शुएही तियानजुन। इसके पास ब्लड को कंट्रोल करने की एबिलिटीज थी। बेसिकली ये होती है एक ब्लड डिवावरिंग स्किल। अब उस चौथे तियानजुन और जियान के बीच में क्या बातें हुई, इन्हें जानने के लिए पिछले एपिसोड को देख लेना। आगे 4 तियानजुन जैसे अपने हाथ को वेव करता है, वो शीटियान जिसकी स्ट्रेंथ 6 स्टार दोजन के लेवल की थी, वो तुरंत एक ब्लड पूल में ट्रांसफॉर्म होके उस 4 तियानजुन की बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाता है। एट द सेम टाइम 4 तियानजुन के 10,000 मीटर के रेडियस में जो भी दोजन से नीचे वाले एक्सपर्ट्स होते हैं वो सब भी खून में बदल जाते हैं। जब वो जियान के ब्लड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तब भी जियान की नई ब्लड लाइन उसका साथ देती है। इसकी वजह से उस 4 तियानजुन की एबिलिटीज बिल्कुल काम नहीं करती। जब 4 तियानजुन को समझ में आता है कि वो जियान को इस तरीके से नहीं हरा सकता, उसने चारों तरफ मारकाट मचानी शुरू कर दी थी। जैसे जैसे और भी ब्लड उसकी बॉडी में अब्सॉर्ब होता है, धीरे धीरे करके उसकी स्ट्रेंथ राइज होने लगती है। वो जियान से कहता है, जियान मैं तुम्हारे शाओक्लन के सारे खून के साथ साथ तुम्हारी ब्लड लाइन को भी डिवावर कर लूंगा। चलो इस एपिसोड में देखते हैं आगे क्या होने वाला है। अगर आप इंपॉर्टेंट चीजों को मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। 4 तियानजुन के राइज हो रहे ऑरे को सेंस करके जियान का चेहरा काफी सोलम हो चुका था। अगर ये इंसान सेंट्रल पेस में अपने ऐसे फियर्स नेम को प्रोसेस कर पाया है तो इसके पास एबिलिटीज का होना काफी नेचुरल है। 4 तियानजुन के अभी के ऑरे ने ऑलरेडी दोजन क्लास के पीक एक्सपर्ट को सरपास कर दिया है। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं होता कि 4 तियानजुन ऑलरेडी बेंशेंग क्लास में पहुंच चुका है, क्योंकि ऐसा होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। भले पीक दोजन क्लास और बेंशेंग के बीच में काफी छोटा गैप लग रहा हो, लेकिन मैक्सिमम एक्सपर्ट्स अपने पूरे लाइफ टाइम में इस गैप को कभी क्लियर नहीं कर पाते। इन दोनों रियल्म्स के बीच का गैप एकदम टेरिफाइंग लेवल का है। इस चीज का एक एग्जांपल हम मास्टर यालाओ से देख सकते हैं, जो कि बहुत सालों तक पीक दोजन क्लास पे रहे हैं। अगर उन्हें अपनी न्यू बॉडी में एक नई स्ट्रेंथ नहीं मिली होती तो उनके लिए ब्रेक थ्रू करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता। रिगार्डलेस किसी का टैलेंट चाहे कितना भी फ्राइटिंग हो, लेकिन बेंशेंग क्लास में एंटर करना इतना आसान नहीं होता। ये चीज इतनी ज्यादा डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि इस छोटे से स्टेप में एक यूनिक मेथड चिपका हुआ होता है। जो एक्सपर्ट्स इस तरीके की यूनिक ट्रेनिंग को सेंस कर पाते हैं उन्हें बेंशेंग क्लास में एंटर करने का मौका मिलता है। सेंट्रल पेन्स के कुछ टॉप एक्सपर्ट्स ऐसे यूनिक ट्रेनिंग मेथड को बोलते हैं सेंटहुड में एंटर करने के 9 चेंजेस। ये सो कॉल्ड 9 चेंजेस ही वो लेवल है जिन्हें मेजर करके पीक दोजन क्लास और बेंशेंग के बीच में गैप को पता लगा जाता है। आफ्टर ऑल इन दोनों क्लास के बीच का गैप कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग है। इन 9 चेंजेस के हर एक लेवल में आगे बढ़ने की डिफिकल्टी और भी राइज होती जाती है। इसी के हिसाब से इनकी पोजीशंस डिसाइड करी जाती हैं। ये 9 चेंजेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। अगर सिंपल तरीके से बोला जाए तो ये 9 कंप्रेशन और सप्रेशन होते हैं। जिस मोमेंट में दोजन क्लास के एक्सपर्ट की दुखी एकदम फुल हो जाती है, जब उसे और भी बढ़ाया ना जा सके, तभी 9 चेंजेस की शुरुआत होती है। उस समय तब इंसान को अपनी बॉडी की दुखी को सप्रेस करने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि तभी किसी की बॉडी के अंदर नई दुखी को एक्सेप्ट करने का स्पेस बनेगा। और जब दुखी दोबारा से पूरी तरीके से फिल हो जाए तो फिर इस कंप्रेशन को दोबारा से परफॉर्म करना होगा। ये साइकिल लगातार रिपीट होती रहेगी। जब इसके 9 साइकिल्स कंप्लीट हो जाते हैं तभी इसे कंप्लीट माना जा सकता है। हर एक कंप्रेशन के बाद एक्सपर्ट की बॉडी के अंदर की दुखी एक क्वालिटी लेवल में ऊपर जाएगी। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ही कोई शैंक क्लास में एंटर कर पाएगा। इसी वजह से वो एक्सपर्ट जो कि स्टेज तक पहुंच चुके हैं वो उसे पीक दोजन क्लास के 9 चेंजेस का ट्रेनिंग मेथड बोलते हैं। इन 9 चेंजेस के बाद ही कोई सेंटहुड में एडवांस हो सकता है। भले इन 9 चेंजेस के बारे में बात करना काफी आसान हो, लेकिन सच में इंसान की लिमिट्स
को टेस्ट करते हैं। पहले तो इस चीज को इमेजिन करना डिफिकल्ट है कि एक 2000 क्लास के पीक एक्सपर्ट की बॉडी में आखिर कितनी फ्राइटनिंग अमाउंट में दुखी कंटेंट होगी और इसे 9 बार सप्रेस करके फेल करना होगा। ऐसी रिक्वायरमेंट्स को सच में हॉरिफाइंग कहा जा सकता है। हालांकि इससे पहले का 40 इंजन 2000 क्लास के पीक पे था, लेकिन तब वो बस 1 चेंज पीक 2000 था। जैसे जियान अपने क्लाइंट टैटू को एक्टिवेट करता है, उसकी स्ट्रेंथ 40 इंजन से थोड़ी ऊपर चली गई थी, लेकिन इतने सारे खून को डिवाओ करने के बाद 40 इंजन की स्ट्रेंथ सीधा 3rd चेंज तक पहुंच चुकी है। ऑफ कोर्स बेंशिंग क्लास अभी भी इतनी दूरी पे है कि वो उसे फील भी नहीं कर पा रहा। अगर 40 इंजन बेंशिंग क्लास में पहुंच जाता है तो फिर जियान के पास जीत की कोई उम्मीद नहीं होगी। हालांकि 40 इंजन का ऑरा लगातार राइज हो रहा था, लेकिन हम उसकी आंखों को भी लाल होते हुए देखते हैं। भले वो अपनी ब्लड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रेड स्किल का यूज करके ब्लड की एनर्जी को ऑब्जर्व कर पाता हो, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी काफी सीरियस होते हैं। इसे यूज करने के बाद 1 महीने तक 40 इंजन की बॉडी एकदम मौत के करीब चली जाएगी। उस समय एक 2 क्लास का एक्सपर्ट भी इसे मार सकता है। इस रीजन की वजह से जब तक कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस क्रिएट नहीं होते, 40 इंजन सीक्रेट टेक्निक को यूज नहीं करता है। लेकिन सिचुएशन अब इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है कि अगर वो अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज नहीं करता तो सिर्फ उसका ये मिशन फेल नहीं होने वाला, बल्कि उसे जियान के हाथ से हार का सामना करना पड़ेगा। वो ऐसे रिजल्ट को बिल्कुल सह नहीं सकता। उसकी लाल आंखें देखती हैं जियान को, साथ ही में उसके चेहरे पे एक डेंस स्माइल रिवील हुई थी। वो तुरंत ही आसमान की तरफ एक रोर करता है। चीची साउंड के साथ 40 इंजन की बॉडी में से फाइटिंग ब्लड कलर की एनर्जी बाहर आती है। फाइनली पूरी एनर्जी एक ब्लड क्लाउड में ट्रांसफॉर्म हो गई थी, जिसमें से एक अजीब सी स्टेंच फैलती है। आसमान में इकट्ठे उन खूनी बादलों को देख के जियान के आईब्रोज निट हो जाती हैं। वो इन ब्लडी क्लाउड्स में से एक फाइटिंग लेवल की एनर्जी को सेंस कर पा रहा था। इसे वो बिल्कुल अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकता। तुरंत ही जियान अपने दोनों हाथों को रगड़ता है। हेवनली फ्लेम्स के 4 क्लस्टर अपीयर हुए थे। फ्लेम्स के अपीयर होने के बाद या का टेम्परेचर तुरंत ही राइज होने लगता है। आसपास जो ब्लडी स्टेंच फैली हुई थी वो भी एकदम गायब हो जाती है। हेवनली फ्लेम्स के चारों क्लस्टर को समन करने के बाद जियान एक गहरी सांस को लेता है। उसकी हैंड सीज फिर से चेंज होती है। उसके मुंह से ग्रे कलर की फ्लेम बाहर आई थी। भले ये फ्लेम चारों हेवनली फ्लेम जितनी पावरफुल ना हो, लेकिन इसमें से फाइटिंग ऑरा रिलीज होता है। ये वही फेक हेवनली फ्लेम थी जिसे जियान ने रिफाइन किया था। इसे कहते हैं लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम। इन 5 फ्लेम के क्लस्टर को सामने पाके जियान डीप आवाज में कहता है फायरिंग फ्लेम एक्सपेरिंग टेक्निक। तुरंत ये 5 फ्लेम के क्लस्टर्स 5 फायर स्पिरिट्स में ट्रांसफॉर्म होकर आसमानी तरफ चले जाते हैं। इन 5 के मुंह से लगातार 20 रोज बाहर आ रहे थे। जब ये 5 फायर स्पिरिट्स शेप ले लेती है, जियान कोल्ड आवाज में कहता है इकट्ठे हो जाओ। 5 बड़ी बड़ी फायर स्पिरिट्स एक मिस्टीरियस फॉर्मेशन में आके घूमना शुरू हो जाती है। फाइनली ट्रांसफॉर्म हो जाती है कई 100 फीट बड़ी 5 रंगों की फायर कॉइल में, जिसमें से लगातार बजिंग साउंड बाहर आता है। ये गर्म हवा को लेके जियान के ऊपर रोटेट होने लगती है। दूर के ब्लडी क्लाउड्स भी एकदम फ्लक्चुएट होने लगे थे। जियान को इस टेक्निक को परफॉर्म करते हुए देख 40 इंजन कोल्ड स्नॉट करता है। वो कहता है ब्लडी ईवल स्काई डीवन पाम। वो अपना मुंह खोलता है। हम एक ब्लड प्लेयर को बाहर आते हुए देखते हैं। ये सीधे उन लाल बादलों में शूट हो जाता है। तुरंत ही उन क्लाउड्स का कलर एकदम डिम हो गया था। ऊपर के वो खूनी बादल चढ़ने होते हैं, अचानक से बीच में फट गए थे। सभी की शौक आंखों के सामने एक 10,000 फुट बड़ा खून से रंगा हुआ पाम नीचे की तरफ शूट हो जाता है। ये रूथलेस तरीके से जियान को टारगेट करता है। इस ब्लड पाम के अंदर की स्ट्रेंथ इतनी फ्राइटनिंग होती है कि जब ये ग्राउंड से 10,000 फीट की दूरी पे था, हम नीचे की जमीन को नीचे धंसते हुए देखते हैं। 40 इंजन बोलता है जियान देखो आज मैं तुम्हें कैसे मिट्टी में मिलाता हूँ। इस शुए ही टियानजुन की आवाज को सुन के जियान का चेहरा कोल्ड हो जाता है। वो कहता है क्या घमंड से भरी बात है। उसकी हैंडसिल चेंज होती है। जियान के मुंह से 5 शब्द बाहर आए थे। वो कहता है फायरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग कॉइल। जैसे जियान इशारा करता है, आसमान में रोटेट हो रही है 5 कलर की फायर कॉइल आगे की तरफ शूट हो जाती है। कुछ ही फ्लैशेस के बाद उस स्पेस को चीरते हुए उस बड़ी से बड़ी पाम में टकरा गई थी। इस फ्राइटनिंग कोलिजन में हमें बैंक का साउंड सुनाई देता है। आसमान में ठंडा खून और गर्म हवाओं को चारों तरफ देखा जा सकता है। सभी की शौक आंखों के सामने टेरिफाइंग एनर्जी चारों तरफ फैलती है। इस समय आसमान में जो क्लाउड्स होते हैं उनके भी परकच्चे उड़ जाते हैं। आसमान की फ्राइटनिंग एनर्जी हरिकेन को देख के उस 40 इंजन की आंखें नैरो हो जाती हैं। वो जस्ट बेड्रॉ होकर थोड़ी पीछे पहुंच पाया था, तभी पीछे से उसके चिल फैलती है। जब वो अपने सर को घुमाता है, उसे कोल्ड स्माइल से भरा चेहरा दिखाई दिया था। जियान को अचानक से अपने पीछे अपीयर होते हुए देख भले 40 इंजन का एटीट्यूड चाहे कितना भी हॉट ही हो, अचानक से उसकी आंखें श्रिंक हो जाती हैं। जियान ने कैसे मूव किया उसने बिल्कुल सेंस नहीं कर पाया था। 40 इंजन के चेहरे के शॉक को देख के जियान के चेहरे पे एक स्ट्रेंज स्माइल आती है। बिना हेजिटेशन के जियान का हाथ आगे तरफ स्लैम हो जाता है। वो कहता है ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम। तुरंत ही एक डार्क ब्लैक लाइट सर्कल लाइटिंग स्पीड से फॉर्म होने लगता है। जियान के इस डेंजरस मूव को देख के 40 इंजन का दिल बैठ जाता है। अच्छी बात है कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। तुरंत ही उसका ब्लड फ्लो तेज होता है। उसकी बॉडी पे खून की एक लेयर बन गई थी। इस टेक्निक का नाम होता है ब्लड डीमन रोव। जियान का पाम किसी बिजली की तरह 40 इंजन की बॉडी में रूथलेसली स्लैम हो जाता है। ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम के अंदर जो खतरनाक टीयरिंग फोर्स होती है उसकी वजह से 40 इंजन की जो ब्लडी रोव होती है उसमें फटाक से कई क्रैक्स अपीयर होते हैं। हालांकि जियान के अटैक की काफी फोर्स को वो ब्लड डीमन क्यूटिकल ब्लॉक कर रही होती है, लेकिन जो बची हुई फोर्स आगे बढ़ती है उसकी वजह से तुरंत ही ग्रग साउंड के साथ 40 इंजन के मुंह से खून बाहर आता है। उसकी बॉडी तुरंत ही पीछे चली गई थी। 40 इंजन को इस तरीके से कड्डी पतंग बनते हुए देख जियान के चेहरे पे कोल्ड स्माइल सरफेस होती है। जियान कहता है क्या वो भागना
देखना चाहते हो। जब कुछ समय पहले फोर्ट टियानजुन ने ब्लडी इविल स्काई डीमन पाम का यूज किया था, तब एक पल के लिए उसकी बॉडी की दुखी स्लो हो जाती है। इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के जियान फोर्ट टियानजुन के ऊपर स्नीक अटैक करने में सक्सेसफुल रहा। आखिर जियान फोर्ट टियानजुन को इस तरीके से वापस जाने कैसे दे सकता था। जियान के पीछे के जो ग्रीन रेड एंशिएंट विंग्स होते हैं वो अचानक से फ्लैप हुए थे। ऐसा लगता है जैसे जियान की बॉडी फोर्ट टियानजुन के सामने टेलीपोर्ट हो गई हो, जो कि तेजी से पीछे जा रहा होता है। जियान अपने हाथ को आगे करता है, हेवली फ्लेम्स के 4 क्लस्टर अपीयर होते हैं। बहुत ही जल्दी हम उसके हाथ के ऊपर एक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल फायर लोटस को देख सकते हैं। इस समय जो फोर्ट टियानजुन के चेहरे पे शॉक अपीयर होता है, उसे स्टडी करके जियान का चेहरा काफी फिरोशियस हो गया था। वहीं पे जब वो शो ही टियानजुन जियान के चेहरे के उस फिरोशियस एक्सप्रेशन को देखता है, उसका दिल एकदम ठंडा पड़ जाता है। जियान के द्वारा अनलीश करेगी हर एक स्किल की पावर कम से कम टियान क्लास 2 स्किल के लेवल की है। स्पेशली जब जियान इस लेवल की 2 स्किल्स को लगातार 3 बार परफॉर्म करता है, तो फिर फोर्ट टियानजुन को भी रिटेलिएट करने का मौका नहीं मिलता। फोर्ट टियानजुन कहता है तभी मैं कहूँ, आखिर हॉलो सोल के इतने सारे एक्सपर्ट्स इस लड़के के हाथ से कैसे मारे जा चुके हैं। जब फोर्ट टियानजुन इस आसान से दिखने वाले लेकिन इतने डेंजरस टास्क को लेकर रिग्रेटफुल फील कर रहा था, जियान के हाथ में जो फायर लोटस होता है, हम उसे बिना हेजिटेशन के आगे बढ़ते हुए देखते हैं। ये बैंग साउंड के साथ फोर्ट टियानजुन की बॉडी में रूथलेसली कोलाइड हो जाता है। जिस मोमेंट में फोर्ट टियानजुन की बॉडी से टकराता है, किसी सैलाब की तरह आसमान में एक टेरिफाइंग एनर्जी फैलती है। इतनी टेरिफाइंग एनर्जी स्टॉर्म को देख के लोगों की आंखें आई सॉकेट से बाहर आने की कोशिश करती हैं। आसमान में फैल रहे फाइटिंग स्टॉर्म की वजह से जो हवा में ब्लडी मॉइस्चर फैला हुआ होता है, वो पूरी तरीके से वेपराइज हो जाता है। अब बस सूखी से हीट रह जाती है। जो वीक लेवल के एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनका ब्लड बॉयल हो रहा हो। तभी बैंग साउंड के साथ उस फायर स्टॉर्म के बीच में से एक मफल्ड साउंड सुनाई दिया था। एक फिगर जिसे फ्लेम्स ने कवर करके रखा होता है, वो किसी फुटबॉल की तरह नीचे जाता है। उसके चीखने की आवाजें पूरे आसमान में गूंजती हैं। इस बंदे की आवाज को सुन के मालूम पड़ता है कि वही हॉलो सोल का फोर्ट टियानजुन है, जो कि कुछ समय पहले अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझ रहा था। इस समय इसकी बॉडी का हर एक पार्ट एकदम जला हुआ होता है। सभी की आंखों के सामने फोर्ट टियानजुन की बॉडी नीचे खून से भरी गहरी खाई में शूट हो जाता है। ऊपर से फैल रहे फ्राइटिंग टेम्परेचर की वजह से नीचे के उस खून के समुद्र में एकदम बबल्स फॉर्म होने लगते हैं। देखते देखते वो खून का समुद्र बहुत ही जल्दी से श्रिंक होने लगता है। 10 सेकंड के अंदर पूरा ब्लड कम्प्लीटली गायब हो गया था। आसमान में रशिंग साउंड सुनाई देती है। किसी गोश्त की तरह जियान का फिगर उस डीप अबिस के ऊपर अपीयर होता है। उसकी इंडिफरेंट आंखें नीचे की तरफ देखती हैं। उसने जिन तीनों अटैक्स को परफॉर्म किया है, उसकी वजह से फोर्ट टियानजुन सीरियसली इंजर्ड हो चुका है। अगर फोर्ट टियानजुन सच में अनलकी रहा, तो उसकी यहाँ पे जान भी जा सकती है। जियान की आंखें फ्लिकर होती हैं। वो कहता है हमें परेशानी को जड़ से खत्म करना चाहिए। जैसे वो अपने हाथ को क्लेंच करता है, तुरंत ही हम एक पर्पल ब्राउन फायर पिलर को नीचे शूट होते हुए देखते हैं। ये डीप अबिस को चीरते हुए फोर्ट टियानजुन की ओरी की तरफ जाके टकरा जाता है। जहाँ जहाँ से फायर पिलर पास हो रहा था, उस खाई की वो खून से गीली मिट्टी एकदम हार्ड पत्थर में बदलने लगती है। उस फायर पिलर की वजह से मिट्टी की गहरी खाई एकदम रॉकी हो जाती है। इसके अंदर से वेव आफ्टर वेव हाई टेम्परेचर रेडिएट होने लगा था। हमारे कानों में आता है एक ग्रक का साउंड। उस फायर पिलर की एज पे फोर्ट टियानजुन, जिसके शरीर के ऊपर की पूरी त्वचा गायब हो चुकी है, अभी वो ब्लड और फ्लैश के अलावा कुछ नहीं लगता। हम उसकी उन आंखों को हल्के से खुलते हुए देखते हैं। जैसे वो अपनी उंगली को मूव करता है, उसके हाथ में एक जेट टोकन अपीयर हुआ था। वो तुरंत ही इसे तोड़ देता है। जिस मोमेंट में फोर्ट टियानजुन ने जेट टोकन को तोड़ा था, तुरंत ही उसके साइड में एक स्पेशल ब्लैक टनल अपीयर होती है। टनल के अंदर से एक सक्शन फोर्स आती है, जिसने फोर्ट टियानजुन की बॉडी को निगल लिया होता है। जिस पल फोर्ट टियानजुन की बॉडी डिसअपीयर हुई थी, एक रे ऑफ लाइट तुरंत ही डीप अबिस में पहुंचती है। फाइनली स्पॉट पे ग्लो अपीयर हुआ था, जहाँ पे कुछ समय पहले फोर्ट टियानजुन की बॉडी थी। हम उस बच्चे को स्पेशल डिस्टॉर्शन के पास एक फिगर को अपीयर होते हुए देखते हैं। अपनी भौहें से कोड के बोलते ये भागता बहुत जल्दी है। जियान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फोर्ट टियानजुन इतने सारे अटैक्स को झेल लेगा। उसने अपनी मैक्सिमम टॉप टेक्निक्स का यूज किया था, लेकिन उसके बाद ही फोर्ट टियानजुन अपनी जान को बचा पाया। खैर भले वो फोर्ट टियानजुन को मार नहीं पाया हो, लेकिन जियान को ज्यादा एंशियस नहीं होता। भले फोर्ट टियानजुन अपनी इंजरी से रिकवर हो जाता है, तब भी उसके शरीर के अंदर कई छिपी हुई चोटें बची रह जाएंगी। फोर्ट टियानजुन के लिए भविष्य में और इम्प्रूव करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। वहीं पे जैसे जैसे टाइम आगे निकलता है, जियान की कल्टिवेशन आगे बढ़ने वाली है। एक समय के बाद जियान ऑलरेडी इतना पावरफुल हो चुका होगा कि उसके रैंडम तरीके से हाथ को वेव करने से ही फोर्ट टियानजुन जैसे एक्सपर्ट एकदम तबाह हो जाएंगे। जियान जेंटल तरीके से गहरी सांस को लेता है। उसका चेहरा हल्का सफेद हो चुका होता है। भले जियान के पास क्वाज़ी टियान क्लास का ची मेथड हो, लेकिन हॉलो सोल के 2 टियानजुन से लगातार फाइट करते करते कई टियान क्लास की 2 स्किल्स को परफॉर्म करना, इससे होने वाला एग्जॉशन जियान के लिए भी काफी ज्यादा है। अगर वो अपनी दुर्गी को और भी यूज करता रहता है, तो फिर उसकी हालत और भी खराब हो सकती है। खैर यान अलायंस के ऊपर आए इस खतरे को रिजॉल्व कंसिडर किया जा सकता है। हम जियान को अपने बोन विंग्स को फ्लैप करते हुए देखते हैं। वो डीप अवे से बाहर आके बाहरी दुनिया में अपीयर हुआ था। एक बार अपनी नजरों को चारों तरफ घुमा के वो पाता है कि प्रोफाउंड इंसेक्ट और हॉलो सोल के एक्सपर्ट्स अभी भी फाइट कर रहे हैं। एक स्नॉट करने के बाद जियान अपनी 10 फिंगर को फ्लिक करता है। हम उसकी उंगलियों की टिप में से 10 एक्सट्रीमली हॉट फायर पिलर्स को शूट होते हुए देखते हैं। एक ही सेकंड के अंदर ही कई एक्सपर्ट से टकरा गए थे। बैंग बैंग की लो और मफल्ड साउंड के साथ लोगों की चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। जियान के रैंडम अटैक्स की वजह से वो दोजन खून फेंकते हुए पीछे चले जाते हैं। जियान की फ्राइटिंग हेवली फ्लेम्स इन एक्सपर्ट्स की हड्डियों से चिपक जाती हैं। वो लगातार उन्हें बर्न करती रहती हैं, और रिगार्डलेस वो चाहे कितने भी दुखी को यूज कर रहे हो, उनके
सारे एफर्ट्स फेल होते जा रहे थे। इस वजह से कई एक्सपर्ट अपने पिछवाड़े को ढकते हुए चारों तरफ भागते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे अटैक्स को देखने के बाद होलो सोल के एक्सपर्ट्स को समझ में आ जाता है कि सिचुएशन बिल्कुल होपलेस हो चुकी है। वो यहाँ पे और भी टाइम वेस्ट न करके तुरंत ही ब्लैक होल में ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ से 9 तो 11 होने लगते हैं। वो एक्सपर्ट्स जिन्हें प्रोफाउंड लाइन सेक्ट और हॉल ऑफ सोल ने डर धमका के यहाँ पे फाइट करवा रहे होते हैं, हम उन्हें एंग्शियस आवाज में चिल्लाते हुए देखते हैं। वो कहते हैं अलायंस चीफ शाओ, हमारे पर दया दिखाओ, हमें फाइट करने के लिए फोर्स किया गया है। इनमें से किसी ने सोचा नहीं था कि जियान इतना ज्यादा फियर्स होगा। उसने सिर्फ अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ पर रिलाई करते हुए 2 मॉन्स्टर्स को धूल चटा दिया है। इस वजह से किसी के पास रेस्ट करने की हिम्मत नहीं होती। जियान की इंडिफरेंट आंखें इन सभी माफी मांग रहे लोगों को देखती है, लेकिन वो इन सभी की जान नहीं लेता। हालांकि ये सभी एकदम कायर लोग हैं, लेकिन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में अपनी अपनी रेपुटेशन को पोजेस करते हैं। इन सभी को खत्म कर देना यान अलायंस की फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। ऑफ कोर्स यान स्पाइनलेस लोगों को अपनी टोली में इनवाइट नहीं करना चाहता था। अभी जिस तरीके से ये लोग सरेंडर कर रहे हैं, फ्यूचर में अगर यान अलायंस को परेशानी को सामना करना पड़ता है तो सबसे पहले भागने वाले यही सब होंगे। थोड़ी देर तक सोचने के बाद यान ऑर्डर करता है, अगर तुम सभी जाना चाहते हो तो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन तुम्हें अपनी लाइफ के बदले में एक लाइफ को एक्सचेंज करना होगा। जो यहाँ से जाना चाहते हैं उन्हें अपनी लाइफ के एक्सचेंज में प्रोफाउंड लाइन सेक्ट एक्सपर्ट्स की जान लेनी होगी। जियान के ऑर्डर्स को सुन के प्रोफाउंड लाइन सेक्ट एक्सपर्ट्स एकदम पेल हो जाते हैं। वहीं पे जो बाकी फैक्शंस के लोग होते हैं वो कुछ समय तक हेजिटेट करने के बाद उनके चेहरे पे फेरोसिटी फ्लैश होती है। इन सभी को जो भी प्रोफाउंड लाइन सेक्ट एक्सपर्ट पास में दिखाई देता है वो तुरंत ही उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। एक ही इंस्टेंट के अंदर आसमान में क्योटिक बैटल इरप्ट हुई थी। अभी यान अलायंस के एक्सपर्ट्स बस ऑब्जर्वर्स का काम करते हैं। वो आसमान में हो रही बैटल को बस एक शो की तरह देखते हैं। आसमान में इरप्ट हुई इस फियर्स बैटल को देख के शाओडिंग के चेहरे पे स्माइल आती है। जियान सच में काफी ज्यादा रूथलेस है। जो भी प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के ऊपर हमला कर रहे हैं उनके हाथ प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के खून से रंगने वाले हैं। अगर वो फ्यूचर में अलायंस बना के एक साथ काम करना भी चाहे तब भी ऐसा करना पॉसिबल नहीं होगा। ऑफ कोर्स इस हार के बाद प्रोफाउंड लाइन सेक्ट की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा डिक्लाइन होने वाली है और तो और प्रोफाउंड लाइन सेक्ट ने इस वॉर की वजह से नॉर्थ वेस्टर्न कॉन्टिनेंट की कई फैक्शंस को ऑफेंड कर दिया है। अब क्योंकि इनके सर के ऊपर से होलो सोल का भी हाथ हट चुका है, इस वजह से फ्यूचर में प्रोफाउंड लाइन सेक्ट की हालत बहुत ही ज्यादा मिजरेबल होने वाली है। वहीं पे जब यान अलायंस की बात होती है तो वो फ्यूचर में प्रोबेबली नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को डोमिनेट करने वाले हैं। आसमान की वो क्योटिक बैटल करीब 10 मिनट तक चलती रहती है। प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के कई एक्सपर्ट्स इंजर्ड होते हैं तो फिर कईयों की तो जानें चली जाती हैं और तो इन सभी ने जिस आर्मी को इकट्ठा किया था उसे भी काफी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। अब क्योंकि आर्मी को कमांड करने के लिए कोई भी नहीं बचा, सारे के सारे वॉरियर्स चारों तरफ भागने लगते हैं। जब आसमान में खड़ा हुआ जियान नीचे की तरफ देखता है वो फाइनली समझ जाता है कि प्रोफाउंड लाइन सेक्ट फिनिश हो गया। फ्यूचर के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में इस नाम का कोई भी सेक्ट एग्जिस्ट नहीं करने वाला। इस पूरे सीन को विटनेस करते हुए जियान गहरी सांस को लेता है। वो पीछे मुड़ के फोर्ट्रेस की वॉल पे लैंड हुआ था। जब यान अलायंस के लोग जियान को देखते हैं तुरंत ही चारों तरफ से अर्शेकिंग चीयर्स की आवाजें आने लगती हैं। हमें सुनाई देता है यान अलायंस को कोई शेक नहीं कर सकता, अलायंस चीफ जिंदाबाद। इन चीयर्स की आवाज से पूरा फोर्ट्रेस कांप रहा होता है। इस सीन को देख के जियान के चेहरे पे स्माइल आती है। कायलिन जियान को देख के हल्की आवाज में कहती है तुम फिर से अकेले हीरो बन गए, बट अभी उसके चेहरे पे इंचेंटिंग स्माइल होती है। कायलिन की इस आवाज को सुन के जियान अपने सिर को हिलाता है। उसके चेहरे की स्माइल ब्राइट हो जाती है। इतने सालों के बाद भी कायलिन बदली नहीं। तभी हम उन तीनों हु एल्डर्स को आते हुए देखते हैं। वो रेड फेस एल्डर हंस के बोलता है हाँ सच में जूनियर पवेलियन चीफ, आप अपने नाम के बिल्कुल वर्दी हो। आप उस शोएहु जिंजे को फिनिश कर पाए। सेंट्रल प्लेन्स में इस ओल्ड डीमन की रेपुटेशन तुम्हारे टीचर से बिल्कुल वीक नहीं है। अब ये इंसान अपनी ब्रूटलनेस के लिए जाना जाता है। अब जब उन तीनों की आंखें जियान को देख रही होती हैं हम उनमें एक एडिशनल रिस्पेक्ट को देख सकते हैं। सेंट्रल प्लेन्स में बस स्ट्रॉन्ग की वैल्यू करी जाती है और जिस लेवल की स्ट्रेंथ को जियान ने शो किया है उन्हें उसके सामने सबमिट करना ही पड़ता है। जियान हंस के बोलते हैं हाँ आप सभी का धन्यवाद। जैसे मैं वापस लौटता हूँ मैं डेफिनेटली आप सभी के बचे हुए रिवॉर्ड्स को काफी जल्दी डिलीवर करूंगा। जियान के शब्दों को सुन के वो रीड दोस्तों जो कि यहाँ पे इन्वाइट हुए थे वो फटाक से अपने हाथों को कव करते हैं। वो कहते हैं ठीक है। जैसे याओचन की रेपुटेशन है हमें रिवॉर्ड्स के बारे में कोई भी चिंता नहीं है। इनके रिप्लाई को सुन के जियान नोट करता है। शाओली और शाओडिंग ने ऑलरेडी ऑर्डर्स को इशू कर दिया था जिससे बैटलफील्ड जल्दी से क्लियर हो सके। अभी पूरा फोर्ट्रेस बिजी हो चुका होता है। जब जियान अंदर से रिलीफ फील कर रहा होता है उसके कानों में क्रिस्प आवाज जाती है। इस आवाज को सुन के जियान का हार्ट ट्रेम्बल हो गया था। हमारी लिटिल शाओ शाओ बोलती है फादर आप बहुत ही माइटी हो। अपने आप ही जियान के चेहरे पे एक ब्रिलियंट स्माइल आती है। वो तुरंत ही पीछे मुड़ के शाओ शाओ को देखता है जो कि कायलिन के बाहों में अपने हाथों को वेव कर रही है। जियान के दिल में एक स्पेशल सी फीलिंग आती है। वो समझता है कि फादर बनने पे कैसा फील होता है। जियान अपने दिल में साय करके बोलता है अगर फादर को इस चीज के बारे में पता होता तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाते। फादर आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं जितना जल्दी हो सके आपको रेस्क्यू करूंगा। उस समय हमारी फैमिली फिर से रीयूनाइट हो जाएगी। वो फटाक से आगे बढ़ के शाओ शाओ को फिर से गले लगा लेता है जिसके बाद हमारी शाओ शाओ को जियान की कई पप्पियों और जप्पियों का सामना करना पड़ता है। हमारी शाओ शाओ एकदम बेटर फील करती है। जब शाओ शाओ के एक्सप्रेशन को देख के जियान हंस रहा होता है तभी लिटिल शाओ शाओ की जेब एकदम ब्राइट हो जाती है। हम एक 7 कलर्ड फिगर को बाहर आते हुए देखते हैं। ये शाओ शाओ के कंधे पे आके जियान को देखने लगा था। साथ ही में जियान के कान में खुशी से भरे हिशिंग साउंड्स आते हैं। इन 7 रंगों वाले फिगर को देख के जियान एकदम चौंक जाता है। उस सरप्राइज भरी आवाज में कहता है
ये तो 7 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन है। जियान को देख के कायलिन एक्सप्लेन करती है। वो कहती है हाँ, इस 7 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन को मैंने पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं किया है। इसकी शोल ने शाओ की बॉडी को यूज करके रीइंकार्नेट कर लिया है और इसके रिवॉर्ड के तौर पे शाओ इसकी स्ट्रेंथ को यूज कर सकती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जब शाओ को जन्म हुआ था तब वो ऑलरेडी एलीट दोजोंग की स्ट्रेंथ को पोजेस करती थी। इस बात को सुन के जियान की बाहें ऊपर उठ जाती हैं। अगर मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड में स्नेक मैजिकल बीस्ट की बात करी जाए तो उनमें भी 7 रंगों वाला हेवन सोलिंग पाइथन सबसे पीक एग्जिस्टेंस है। एंशिएंट टाइम में कुछ पावरफुल 7 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन एंशिएंट हेवन सर्पेंट को भी चैलेंज करते थे। ऐसी ब्लड लाइन वाले स्नेक शेप मैजिकल बीस्ट को इवन चिंगलिंग की ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल्स भी कंट्रोल नहीं कर सकते। और तो एक 7 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन अपने पीक पे एलीट दोशंग से कंपेयर किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शाओ की स्ट्रेंथ के साथ उसके पास 7 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन की स्ट्रेंथ भी है। जब इस तरीके से शाओ क्लैन की ब्लड लाइन और 7 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन की ब्लड लाइन स्ट्रेंथ ज्वाइन होगी, ये स्ट्रेंथ एकदम खतरनाक होने वाली है। जियान स्माइल करता है, उसके चेहरे की एक्साइटमेंट और भी इंटेंसिफाई हो गई थी। वो कहता है भले एक 7 कलर्ड हेवन सोलिंग पाइथन लिमिटलेस पोटेंशियल को पोजेस करता हो, लेकिन आखिरकार ये दूसरे की स्ट्रेंथ है। मेरी बेटी औरों की स्ट्रेंथ पर रिलाई नहीं करेगी। जियान कहता है अभी का शाओ का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा सॉफ्ट और मैलिएबल है। हालांकि उसे ग्रो करने के लिए मैं उसे ज्यादा परेशान नहीं कर सकता, फिर भी मैं उसे सबसे परफेक्ट ट्रेनिंग कंडीशन प्रोवाइड करूंगा। शाओ को एकदम परफेक्ट तरीके से ग्रो होना होगा। आखिरकार वो जियान की डॉटर है। जब शाओ को देख के जियान की आंखों में एक्साइटमेंट फ्लैश हो रही थी, इसे देख के कायलिन के चेहरे पे जेंटलनेस फ्लैश होती है। वो शाओ की अपनी लाइफ से ज्यादा केयर करती थी। जिस तरीके सच में जियान उसे ट्रीट कर रहा है, यही कायलिन के दिल में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कायलिन स्माइल के साथ एक्सप्लेन करती हुई बोलती है, शाओ की कंडीशन भी बहुत अच्छी है। तुम्हारे द्वारा भेजी गई उस हेवन सोल ब्लडबोर्न पिल की वजह से वो एक बहुत ही अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पैदा हुई है। पिल के बारे में बात करते समय कायलिन जियान की तरफ देखती है। कायलिन ने पहले डिसीजन ले लिया था, अगर जियान उस मेडिसिन पिल के बारे में भूल जाता या फिर उसे टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाता तो फिर फ्यूचर में उसका जियान से कोई वास्ता नहीं रहता। कायलिन का कैरेक्टर शुरुआत से ही काफी जिद्दी है। एक बार उसने चीजों को डिसाइड कर लिया हो, वो कभी भी पीछे नहीं हटती। अगर जियान ने अपने प्रॉमिस को तब तोड़ा होता तो बिल्कुल एक्ट करने से पहले हेजिटेट नहीं करती। वो ज्यादा से ज्यादा अपनी स्नेक पीपल ट्राइब को इस जमा एम्पायर से और कहीं बाहर लेके चली जाती। अच्छी बात है कि जियान ने मेडिसिन पिल के साथ साथ डिलीवरी टाइम को भी अच्छे से याद रखा। ब्लैक कॉर्नर रीजन से जाने से पहले जियान ने इस टास्क को पहले से शाओली को दे दिया था। कायलिन के एक्सप्रेशन को सुन के जियान अपने सिर को लाता है। वो कहता है भले हेवन सोल ब्लडबोर्न पिल काफी अच्छी हो, लेकिन ये फिर भी काफी नहीं है। जियान की अभी की आई साइड के हिसाब से उसके लिए हेवन सोल ब्लडबोर्न पिल कुछ खास नहीं है। भले ही जब बात होती है फाउंडेशन को बिल्ड करने की तो ये मेडिसिन पिल काफी सही हो, लेकिन जियान शाओ को जिस लेवल पे देखना चाहता था ये मेडिसिन पिल उस लेवल को टच नहीं करती। जियान चारों तरफ देखने के बाद हंस के बोलता है, शायद तुम्हारी स्नेक पीपल ट्राइब एक ट्रू अल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर से कभी मिली नहीं है, इस वजह से तुम्हारे पास सीक्रेट टेक्निक के बस 3 ही ग्रेड्स हैं। ये हेवन सोल ब्लडबोर्न पिल मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक टियर 7 लो ग्रेड की मेडिसिन पिल है। ये किसी की फाउंडेशन को तो बना सकती है, लेकिन फिर भी परफेक्शन से बहुत दूरी पे है। तभी जियान की साइड में से एक आवाज आती है। वो बंदा कहता है बिल्कुल सही कह रहे हो, भले ही हेवन सोल ब्लडबोर्न पिल काफी अच्छी हो, लेकिन इससे अच्छी और भी मेडिसिन पिल्स एग्जिस्ट करती हैं। इसका एक एग्जांपल वो मिस्टीरियस बोधिसत्व फाउंडेशन बिल्डिंग पिल है। इसका लेवल टियर 7 की मेडिसिन पिल्स में पीक में आता है और ये शाओ के लिए बहुत ही ज्यादा सूटेबल चीज है। लेकिन अगर मैं पर्सनली भी इसे रिफाइन करने की कोशिश करता हूँ तब भी मेरे पास इसे सक्सेसफुली रिफाइन करने के बस 40% चांसेस होंगे। मुझे लगता है कि इसकी रिफाइनमेंट के लिए अलायंस चीफ को भी पर्सनली एक्शन लेना होगा। जब जियान इस आवाज को फॉलो करता है उसके चेहरे पे एक मुस्कान की चमकान आई थी। वो दोनों हाथ कप करके बोलता है, ग्रैंड मास्टर गुहे आप कैसे हो? नेचुरली ये बोलने वाला इंसान जामा एम्पायर का पिल किंग और रियान अलायंस मेडिसिन हॉल का करंट हेड होता है। इस समय उसके पीछे कई लोगों को देखा जा सकता है। इन सभी की चेस्ट पे एल्केमी बैजेस होते हैं। जियान को इनमें से कोई भी फैमिलियर दिखाई नहीं देता। लगता है जब वो जामा एम्पायर छोड़ के चला गया होगा उसके बाद ही इन सभी ने ज्वाइन किया है। लेकिन जिस तरीके से वो लोग देख रहे होते हैं इसे देख के जियान की बाएं ऊपर उठ जाती है। हालांकि उन सभी की आंखें जब जियान को देख रही होती हैं इनमें रिस्पेक्ट तो दिखाई दे रही थी, लेकिन जियान एक अजीब से एक्सप्रेशन को भी नोटिस करता है। गुहे जियान की तरफ हाथ कप करने के बाद हंस के बोलता है, अलायंस चीफ आपको डिसअपीयर हुए कई साल हो चुके हैं, सच में आप काफी फ्री हो। गुहे जियान को लेके काफी कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस फील करता था। जब पहले गुहे और मिस्टी क्लाउड सेक्रेटरी बीच में मैरिज होने वाली थी तब जियान बीच में आके उसे रोक देता है, जिस वजह से गुहे की काफी बेइज्जती हुई थी। अच्छी बात है कि गुहे से इंड्योर कर पाया, जिससे कोई भी दुश्मनी फॉर्म नहीं हुई। अब क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई ग्रज नहीं थी इस वजह से जियान से पिल कंपटीशन में हारने के बाद वो यान अलायंस को ज्वाइन करने का डिसीजन ले लेता है। बट यान अलायंस को ज्वाइन करने के बाद भी गुहे उस पिल कंपटीशन में हार की वजह से गरज मान के बैठा था। वो पिछले कई सालों से लगातार खतरनाक तरीके से ट्रेन करता आ रहा है। वो पहले से हाई ग्रेड टियर 7 का अल्केमिस्ट बन चुका है। इस नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में शायद ही ऐसा कोई हो जो उसे सरपास कर पाए। अपनी स्ट्रेंथ को इस तरीके से इंक्रीज होती हुई देख ये नेचुरल सी बात है कि उसके दिमाग में दोबारा से कम्पीट करने के विचार आएंगे। लेकिन जियान पिछले कई सालों से डिसअपीयर हो गया था और गुहे के पास जियान को लोकेट करने का कोई भी तरीका नहीं होता। अब क्योंकि जियान वापस लौट आया है गुहे के दिमाग में विचार फिर से फ्लैश होने लगते हैं। ऑफ कोर्स गुहे के इंटेंशन
इंटेंशंस अंदर से खराब नहीं होते। बस बात कुछ ऐसी है कि वो अपने टैलेंट के ऊपर कुछ ज्यादा ही प्राउड फील करता था। वो इस फैक्ट को बिल्कुल एडमिट नहीं करना चाहता था कि सामने खड़ा ये लड़का जो कि उसे काफी ज्यादा यंग है, गुहे एल्केमी में उसे हार जाएगा। साइड में खड़ी कायलिन इंट्रोड्यूस करती है। बोलते समय उसकी प्रिटी आंखें थोड़ी सी फ्लिकर हो रही थी। वो कहती है कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ग्रैंड मास्टर गुहे को टॉप एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर में से एक कंसिडर किया जाता है। उनके ही मैनेजमेंट और डेवलपमेंट की वजह से आज का पिलहॉल इतना स्ट्रॉन्ग बन पाया है। इस वजह से यान अलायंस की इतनी तेज ग्रोथ का श्रेय काफी हद तक पिलहॉल को जाता है। पीछे खड़े वो एल्डर्स पिलहॉल से बिलोंग करते हैं। ये सभी कम से कम टियर 6 के एल्केमिस्ट हैं और यही पिलहॉल को सपोर्ट कर रहे हैं। जियान की आंखें नैरो हो जाती हैं, लेकिन वो इससे पहले कुछ बोल पाता तभी कालिन की हल्की आवाज उसके कान में एंटर करती है। वो कहती हमारी यान अलायंस के लिए पिलहॉल बहुत ही जरूरी है और तो पिछले कुछ सालों में हमारी यान अलायंस की जैसी ग्रोथ हुई है उसका क्रेडिट पिलहॉल को जाता है। इस वजह से पिलहॉल के अपर एशेलॉन्स काफी एरोगेंट हो चुके हैं। इनमें से कुछ को तो ऐसा लगता है कि बिना पिलहॉल के यान अलायंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये पिलहॉल स्लोली इंडिपेंडेंट होता जा रहा है। अब क्योंकि मैं एक एल्केमिस्ट नहीं हूँ, इस वजह से पिलहॉल के लोगों में मेरी प्रेस्टीज ग्रैंड मास्टर गुहे की प्रेस्टीज से कंपेयर नहीं करी जा सकती। कालिन की पूरी बात को सुनकर जियान के चेहरे पे एक हल्की स्माइल आती है। जब किसी की अथॉरिटी और इम्पोर्टेंस कुछ ज्यादा ही हो जाए तो उसे सिंपली अथॉरिटी से मैनेज नहीं किया जा सकता। अभी की ऐसी सिचुएशन जियान के लिए कुछ खास सरप्राइजिंग नहीं है। शुरुआत से ही कल्टिवेटर्स के दिलों में एल्केमिस्ट की पोजीशन काफी हाई होती है और अगर हम साथ में यान अलायंस में पिलहॉल की इंपॉर्टेंस को भी ऐड कर दें तो फिर काफी नेचुरल बात है कि एल्केमिस्ट का फैक्शन और डिपार्टमेंट से अपने आप को काफी सुपीरियर फील करेगा। इनमें से कई लोग बाकी के डिपार्टमेंट्स के लीडर्स को भी रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट नहीं करेंगे। यान अलायंस की टॉप मैनेजमेंट में कायलिन, शाओडिंग और शाओली जैसे लोग आते हैं, लेकिन ये सभी एल्केमिस्ट नहीं है। नेचुरली बात है कि ये सभी एल्केमिस्ट उनके सामने सबमिट नहीं करने वाले। हालांकि गुहे बिल्कुल स्कीम्स वगैरह नहीं करता, लेकिन उसके पास अपने सबॉर्डिनेट्स को मैनेज करने की एबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से पिलहॉल में घमंड बढ़ गया है। जियान की नजरें जाती हैं गुहे और उसके पीछे खड़े पिलहॉल के एल्डर्स पे। वो मनी मन में सोचता है, लगता है यान अलायंस अंदर से उतना यूनाइटेड नहीं है जितना शुरुआत में मैंने इमेजिन किया था। ऐसी एरोगेंस को मैं लगातार बढ़ने नहीं दे सकता, वरना ऐसे लोग यान अलायंस के फ्यूचर के लिए एकदम कैंसर की तरह साबित होंगे। वो तुरंत ही हंस के बोलता है, मिस्टीरियस बोधिसत्व फाउंडेशन बिल्डिंग पिल सही है, लेकिन ये बेस्ट चॉइस नहीं है। ग्रैंड मास्टर गुहे, क्या आपने कभी फर्स्ट स्टार्ट पिल के बारे में सुना है? ये फर्स्ट स्टार्ट पिल वाले शब्द गुहे और बाकियों के कानों में जस्ट एंटर ही करते हैं, इन सभी के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो कहती है टी-रेड की फर्स्ट स्टार्ट पिल। गुहे की शौक डाके देखती है जियान को। वो कहते हैं, अलायंस चीफ, कि आप ऑलरेडी टी-रेड की मेडिसिन पिल्स को रिफाइन करने में कैपेबल हो। गुहे के पीछे एल्डर्स खड़े हुए होते हैं, इनके हार्ट्स अंदर से ट्रेम्बल हो गए थे। इनकी डाउट से भरी आंखें जियान को देखती हैं। गुहे जिस तरीके से एक टी-रेड की हाई ग्रेड मेडिसिन पिल को रिफाइन कर सकता है, उसे ऑलरेडी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का सबसे टॉप एल्केमिस्ट माना जाता है। ये हमेशा गुहे को अपना लीडर मानते आए हैं। हालांकि इन सभी ने भी जियान के बारे में सुना था, लेकिन इन सभी के दिलों में गुहे हमेशा यान अलायंस का टॉप एल्केमिस्ट रहेगा। जियान देखता है गुहे की तरफ। वो डीप आवाज में कहता है, टी-रेड की मेडिसिन पिल्स को उनकी पिल लाइटिंग के रंगों के हिसाब से डिफरेंशिएट किया जाता है। एक फर्स्ट स्टार्ट पिल कम से कम 5 रंगों वाली पिल लाइटिंग को अट्रैक्ट करेगी। ग्रैंड मास्टर गुहे, कल आपको पिल हॉल के सारे एल्केमिस्ट को इकट्ठा करना है। मैं पब्लिक के बीच में पिल को रिफाइन कर रहा हूँ। वहाँ पे हर एक एल्केमिस्ट मौजूद होना चाहिए। जो भी वहाँ पे नहीं आ पाएगा उसे यान अलायंस से तुरंत ही एक्सपेल कर दिया जाएगा। जियान कहते हैं, मेरे जाने से पहले मैंने पिल हॉल को ऑलरेडी वो अथॉरिटी और एडवांटेज दे दिया था जो कि बाकी पोजेस नहीं करते, लेकिन अभी के पिल हॉल के पास 5 टियर 7 के एल्केमिस्ट से कम है। ये सच में काफी इनसफिशिएंट है। जियान की तीखी आवाज को सुन के गुहे का दिल एकदम ट्रेम्बल हो जाता है। गुहे भी एक इंटेलिजेंट इंसान था। थोड़ा सोचने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि जियान पिल हॉल को रिफॉर्म करने जा रहा है। वो जानता था कि पिल हॉल में पिछले कुछ सालों में लोगों की आदतें कैसी होती आ रही हैं, लेकिन उसने मैनेज करने में टाइम वेस्ट नहीं किया। हालांकि काइलिन पावरफुल है, लेकिन उसे पिल रिफाइनमेंट की कुछ खास जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से उसे पिल हॉल में वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। लेकिन अभी का जियान पूरी तरीके से अलग है। जियान की एल्केमी स्किल्स गुहे को ऑलरेडी पीछे छोड़ चुकी हैं। अब क्योंकि पहले से गुहे टियर 7 के एल्केमी क्लास में पहुंच चुका है, तो फिर जियान की आगे बढ़ने की स्पीड को देखते हुए उसके लिए एल्केमिस्ट गुरु में ब्रेक थ्रू करना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जियान की बात को सुन के गुहे के बीच जो एल्डर्स खड़े हुए होते हैं वो सब एक दूसरे के चेहरों को देखने लगते हैं। इतने सारे सालों में काइलिन ने भी इस तरीके से गुहे से बात नहीं करी, लेकिन इस अलायंस चीफ के यहाँ पे अपीयर होने के बाद ही वो सबसे इम्पोर्टेंट पिल हॉल के अगेंस्ट जाने की बात कर रहा है। गुहे अंदर से काफी हेल्पलेस फील करता है। फिर वो रिप्लाई करते हुए बोलता है, ठीक है अलायंस चीफ, मैं वापस जाके पिल हॉल के सारे एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करता हूँ, जिससे वो कल अलायंस चीफ के अराइवल का वेट कर सके। फाइनली गुहे अपने हाथों को कव करता है। जब जियान ने नोट कर दिया था तभी वो एल्डर्स को लेके वापस जाता है। वो अच्छे से जानता था कि जैसे ये खबर फैलेगी पूरा पिल हॉल अपसाइड डाउन हो जाएगा। गुहे के ग्रुप को जाते हुए देख जियान की आंखें नैरो होती हैं। काइलिन एक चिंता
से भरी आवाज में कहती है कि ऐसा करना सच में सूटेबल है। उनसे इस तरीके से रूड बिहेव करने से वो सभी घमंडी अल्केमिस्ट काफी ज्यादा डिस्प्लेजर फील करेंगे। वो पिलहॉल के फिगर से काफी फेमिलियर थी। जो भी एक्सपर्ट्स पिलहॉल से रिक्वेस्ट करने के लिए जाते थे, पिलहॉल के कुछ लोग उनके लिए मुसीबतें जरूर खड़ी करते थे। इसे देख के ये बताया जा सकता है कि पिछले कुछ समय से पिलहॉल में कैसी प्रैक्टिसेस हो रही हैं। जियान कहता है उन्हें बुरा लगेगा, ये तो बस बहुत ही ऑर्डिनरी अल्केमिस्ट हैं, तो मैंने कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट समझती हूँ। सेंट्रल प्लेन्स के अंदर इस लेवल के अल्केमिस्ट जैसे तैसे करके अपनी रोजी रोटी चला पाएंगे। अगर यहाँ से चले भी जाते हैं तब भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम ऐसे कई अल्केमिस्ट को हायर कर सकते हैं। जियान का यहाँ पे आने का दूसरा रीजन वो वर्म होल है, जो कि फॉलिन स्टार पवेलियन और एयरलाइंस के बीच में स्टेबलाइज होना है। इसका यूज करने से वो दोनों जगहों के बीच में काफी जल्दी से ट्रैवल कर पाएगा। अगर बात होती है अल्केमिस्ट की, तो वो उन्हें सेंट्रल प्लेन से डायरेक्टली हायर कर सकता है। सेंट्रल प्लेन्स के अल्केमिस्ट वर्ल्ड में जैसी अभी की याला और जियान की रेपुटेशन है, TS6 के अल्केमिस्ट की तो बात ही छोड़ो, कई TS7 के अल्केमिस्ट भी यहाँ पे आने के लिए तैयार हो जाएंगे और तो उनकी क्वालिटी इन सभी नमूनों से काफी अच्छी होने वाली है। तभी जियान की नजरें जाती है शाओ शाओ की तरफ, जो कि उसकी बाहों में है। उसके सर को थपथपाते हुए बोलता है, कोइंसिडेंटली मैं शाओ शाओ के लिए एक मेडिसिन पिल को रिफाइन करने के लिए प्लान कर रहा हूँ। इन सभी को असली रिफाइनमेंट दिखाने के लिए मैं कल पब्लिकली पिल को रिफाइन करूंगा। अब सब में आ गया कि पिलहॉल को सही से मैनेज किया जाए। अब जियान अंदर से काफी फ्यूरियस फील कर रहा होता है। अनएक्सपेक्टेड बात है कि जाने से पहले उसने पिलहॉल को जो स्पेशल अथॉरिटी दी थी, अब वही एयरलाइंस का कैंसर बन चुका है। जियान के ग्लूमी चेहरे को देख के कायलिन नोट करती है। पिछले कई सालों में पिलहॉल की वजह से वो भी कई बार गुस्सा हो चुकी है, लेकिन बड़ी पिक्चर की वजह से वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती आ रही है। अब क्योंकि जियान वापस लौट आया है, तो जिस तरीके से जियान के मेथड्स होते हैं वो इस चीज को रिजॉल्व जरूर करेगा। कायलिन बताती है कि पिलहॉल के कुछ एल्डर्स अभी अपीयर नहीं हुए, असली कांटे तो वही है। इनमें से 2 ऐसे Tier 7 के अल्केमिस्ट हैं जिन्होंने अलायंस को बाद में ज्वाइन किया था। घमंड की वजह से दोनों की नाक हमेशा आसमान की तरफ रहती है। कुछ समय पहले जो जानकारी मुझे मिली थी उसके हिसाब से इन दोनों ने पिलहॉल की मेडिसिन पिल को बाहर भेज दिया था, लेकिन क्योंकि मेरे पास कोई भी सबूत नहीं था मैं कुछ भी नहीं कर पाई। ये सुन के जियान कहता है ठीक है, हम उसकी उन काली आंखों में कोल्ड ग्रीन को फ्लैश होते हुए देखते हैं। अब इन दोनों नमूनों के साथ साथ बाकियों का क्या होने वाला है, चलो इसको हम विटनेस करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। शुरुआत में तो जियान पिल की रिफाइनमेंट करने वाला है, फिर बारी आएगी पनिशमेंट की। बेसिकली नेक्स्ट एपिसोड में जियान अलायंस के सारे इश्यूज को रिजॉल्व करेगा, क्योंकि उसे जल्दी फॉलिन स्टार पवेलियन वापस लौटना है। सो आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड। वैसे इस एक्सप्लेनेशन में भी आपको मजा आया ही होगा। इसी बात पे लाइक वाला बटन स्मैश हो जाना चाहिए। देयर इज नो लाइक टारगेट फॉर दिस वीडियो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब येट देन डू इट राइट नाउ। अभी हमारे चैनल की मेंबरशिप्स भी ओपन है, सो यू कैन ऑल्सो चेक देम आउट। चलो हम मिलते हैं वीडियो के इस पार। अगर आपने पिछले पार्ट को मिस कर दिया था तो आपको लेफ्ट में शो हो रहा होगा। जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड रिलीज होता है आपके लिए राइट साइड में अवेलेबल हो जाएगा। अंटिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।